हुस्न की एक ये खूबी भी है कि वो गमज़दगी और ख्वास्त गारी के आलम में फंसूं गरोज़ा तर हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट होने वाली कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोला। आपके काम आकर मुझे खुशी हो रही है। फिर वो उठ खड़ा हुआ और किसी फर्मा बरदार मुलाजिम के अंदाज में कहा, आप इत्मीनान से बैठे, मैं काफ़ी बना कर लाता हूँ। वो जहरीला मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बंगले का किचन अमेरिकन अंदाज का एक ओपन किचन था जो लाउंज के एंड सामने वाक़ था। किचन की फ्लोरिंग फैंसी टाइल से की गई थी, जबकि लाउंज की फ्लोरिंग में वुडन ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए थे। वो लाउंज के लिए पानी चढ़ाने लगा तो बिन बुलाई महज बी की आवाज़ इसकी समाज से टकराई। मेरे लिए काफ़ी विदाउट शुगर। ओह, क्या डायबिटीज़ का इशू है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसने मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। मैं आर्टिफिशियल शुगर से बचने की कोशिश करती हूँ। चाय कॉफ़ी में टी स्वीटनर का इस्तेमाल करती हूँ। ज़बरदस्त। वो सत्ताईशी नज़रों से देखते हुए बोला, इसीलिए आप इतनी फिट हैं। वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेबाकी से इस्तफसार किया, क्या वाकई? आई एम नॉट जोकिंग। वो इसकी आंखों में डूबते हुए बोला, मैंने पूरी ज़िंदगी में आप जैसी जाज़िबे नज़र और दिलकश औरत पहले कभी नहीं देखी। आपके हुस्न और खूबसूरती ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। आप बड़ी दिलचस्प और शायराना बातें करते हैं। वो बदस्तूर इसके चेहरे को तकते हुए बोली, अगर आप माइंड ना करें तो मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या करते हैं। मेरा मतलब है आपका प्रोफेशन। मैं कहीं एक डेयरिंग काम करता हूँ। वो काफ़ी की तैयारी के साथ इससे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखे हुए था, जैसा कि जुएशीर लाना, अपने कोट की जेब या हैट के अंदर से कबूतर बरामद करना, सड़क पर लेटकर अपने ऊपर से गाड़ी गुजारना, बंद ताले को फूंक मार कर खोलना वगैरह वगैरह। तो यूँ कहे ना, आप हथरों के खिलाड़ी हैं। वो एक अदा से बोली, आप जो भी समझ लें। इसने गोलमोल जवाब दिया। मैं जब चेंज करने अंदर गई तो मैंने कॉरिडोर और बेडरूम की दीवारों पर मुख्तलिफ फ़ोटो फ्रेम्स आवेज़ा देखे थे, जिनमें एक मर्द, एक औरत और उनके 2 बच्चे नजर आ रहे हैं। वो ठहरे हुए लहजे में मुस्तफसिर हुए। ज़्यादातर उन बच्चों के इनफरादिस फ़ोटो हैं, मगर आपकी एक तस्वीर मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। आप जिस किस्म के डेयरिंग काम करते हैं, इनके मुताबिक तो इस घर के हर हिस्से में आपके कारनामों को उजागर करने वाले फ़ोटो फ्रेम्स नज़र आने चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? नहीं, आप बजा फरमा रही हैं, वो मोतदिल अंदाज में बोला। और इसकी भी एक ख़ास वजह है। अगर कोई हर्ज ना हो तो मैं वो खास वजह जानना चाहूँगी। वो इसकी बातों में दिलचस्पी का इजहार करते हुए बोली, कोई हर्ज है और ना ही दिक्कत या दुश्वारी। वो बड़े मजबूत लहजे में बोला, आपने इस घर की दीवारों पर जो तस्वीर देखी हैं वो मेरे बड़े भाई और उनकी बीवी और 2 बच्चों की हैं, क्योंकि ये बंगला इन्हीं लोगों का है। वो लोग एक शादी में शिरकत करने इस्लामाबाद गए हुए हैं। 3 रोज़ बाद उनकी वापसी है। मेरा यहाँ कराची में एक शो था, इसलिए मैं किसी होटल में काम करने के बजाय भाई के घर में ठहरा हुआ हूँ। अच्छा, तो ये बात है। वह गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, आप कराची के नहीं हैं, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। इसने बताया, आप कभी मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाइएगा, फिर मैं आपको अपने अवार्ड्स, ट्रॉफीज़ और फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाऊंगा। क्यों नहीं, ज़रूर। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, मेरा जब कभी भी लाहौर जाना हुआ, मैं आपसे मुलाकात की खातिर आपके दौलत कदे पर ज़रूर आ जाऊँगी। यू आर मोस्ट वेलकम। इसने शोख अंदाज में कहा, फिलहाल तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म खुशबूदार खुश जायका काफ़ी तैयार हो चुका है। गुड। वो चमक कर बोली। वो एक ट्रे में 2 मग कॉफ़ी और एक पानी से भरा हुआ गिलास लेकर लाउंज में आ गया। ट्रे को सेंटर टेबल पर रखा और एक मग उठाकर अपने सामने रख लिया और ट्रे को उस जानिब बढ़ाते हुए बोला, लीजिए जनाब, कॉफ़ी विदाउट शुगर एंड विद फ्रेश वाटर। कॉफ़ी की खुशबू तो मस्त है, इसका जायका भी मस्त है। इसने मानी अंदाज में कहा, ये अच्छा किया कि आपने एक गिलास पानी भी ले आई। वो अपने स्याह चर्मी बैग को खोलते हुए बोली, मैं कॉफ़ी के साथ एक एंटी एलर्जिक टैबलेट भी लेती हूँ, इससे मुझे छींकों से तो फौरी निजात मिल जाएगी। वो तो मिल चुकी है। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला, पिछले 3 मिनट में आपने एक भी छींक नहीं ली। अच्छी। इसकी बात मुकम्मल होते ही वो खौफनाक अंदाज में छींक उठी और नजरा ज़्यादा आवाज़ में बोली, लगता है ये आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, आपकी बात में वजन है। वो गोल मोल अंदाज में बोला, अब तो मुझे भी ऐसा नजर आ रहा है। अब पहली फुर्सत में एंटी एलर्जिक टैबलेट खाएं, दूसरी फुर्सत में कॉफ़ी पिए, वरना आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो उस बात में सार हिलाकर बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर इसने एक एंटी एलर्जिक टैबलेट को पानी में बड़े तरीके से घोल कर निगला और फिर बैग में से एक मुस्ततील सी डब्बियाँ निकाल ली। इस सिगरेट लाइटर साइज़ की डिब्बिया के अंदर टी स्वीटनर टैबलेट्स भरी हुई थी। ऐसी माचिस की शक्ल की डिब्बिया शुगर के पेशेंट्स अक्सर अपने पास रखते हैं और फीकी चाय में 2 टैबलेट्स डालकर अपनी मिठास की तशनगी को मिटाते हैं, और वो भी किसी नुकसान के बगैर। इसने डिब्बिया के फ्लिप ओपनर को स्लाइड करके इसमें से 3 नन्ही मुन्नी गोलियां निकालकर अपने सामने रखे हुए कॉफ़ी के मग में डाल दी। फिर अपने लैब कोट की जेबों को थपथपाते हुए फिक्रमंदी से बोली, ओ माय गॉड, क्या हुआ? वो परेशानी के आलम में मुस्तफसर हुआ। मैं अपना सेल फोन अंदर बेडरूम में ही भूल आई हूँ। वो इस तरारी लहजे में बोली, प्लीज़ आप वो फ़ोन मुझे ला कर दे सकते हैं? काफ़ी खत्म होने के बाद मुझे अपने लिए राइडर भी मंगवाना है। क्यों नहीं, ज़रूर, मैं अभी आपका सेल फोन लेकर आता हूँ। कॉफ़ी के दोनों मग एक ही साइज, एक ही साथ और एक ही कलर एंड डिज़ाइन के थे। वो लाउंज से निकलकर जैसे ही बेडरूम में दाखिल हुआ, इसने अपनी कॉफ़ी के मग को इसके कॉफ़ी के मग से तब्दील कर दिया। फिर बड़े इत्मीनान से इसकी वापसी का इंतजार करने लगी। इसका चेहरा फातिहाना मुस्कुराहट से चमक रहा था। आँख खुलने से पहले इसके दर-ए-समात पर किसी हैवी ड्यूटी गाड़ी के इंजन की मुहीब आवाज़ ने दस्तक दी।
वो कोई ट्रक था जो वहाँ से रुखसत हो रहा था। इसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और बेसाहता उठने की कोशिश की। अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो उठकर बैठ नहीं सकता, क्योंकि इसके दोनों हाथ और दोनों पाँव मजबूत रस्सियों में जकड़े हुए थे और वो लाउंज के वुडन फ्लोर पर बेयारों मददगार पड़ा हुआ था। इसके मुंह में एक कपड़े का एक गोला सा बनाकर ठोंस दिया गया था, ताकि होश में आने के बाद चीख पुकार के काबिल ना रहे। वो खुदाया ये क्या हो गया? परेशानी के आलम में इसने मुझसे सवाल किया। मैंने तो इस बिन बुनाई मेहमान नाजनी की काफ़ी में बेरंग बेबू और बेजायका बेहोशी की दवा मिला दी थी, ताकि वो 2-3 घंटों के लिए एंटा अफील हो जाए और इसके बाद मैं इस बंगले में अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। इतना सोचने के बाद इसका दिमाग दुखने लगा। इसे अपना सर माउंट एवरेस्ट के मानंद भारी महसूस हो रहा था। इसने लाउंज में चारों जानिब निगाह दौड़ाई, इसके साथ ही इसका दिल धक से रह गया। इस वक्त लाउंज में इसके सिवा और कुछ भी नहीं था। वहाँ का नफीस जदीद कीमती फर्नीचर और दीगर बेशकीमत सामान कहीं नज़र नहीं आ रहा था। लगता है जब मैं इसका सेलफोन लेने बेडरूम की तरफ गया तो इस आफत की पुरकाला ने काफ़ी के मांग तब्दील कर दिए थे। इन संगीन लम्हात में इसका दिमाग दुरुस्त से मत सोच रहा था। मैंने वापस आने के बाद काफ़ी पीना शुरू कर दी, मगर इस दौरान में ही वो अपने मग से एक सिप लिए बगैर मुझे बातों में उलझाने में मसरूफ रही थी और मैं गधा घूंट पर घूंट काफ़ी पिए जा रहा था, और वो भी उस काफ़ी से जिसमें मैंने खुद बेहोशी की दवा मिलाई थी। इस बुली भटकी हुई नकली मुसीबत ज़दा फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरी चाल को मुझ पर ही लौटा दिया। वो नादान अपने जाविये से बिल्कुल ठीक सोच रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो जिस परी में दिल अटका बैठा था, इसने चाल लौटाते वक्त 3 नन्ही मुन्नी गोलियां बतौर मार्कअप भी शामिल कर दी थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि काफ़ी पहले से ही रेडी है। मुझे सबसे पहले अपने हाथ पाँव की बंदिशों को खोलना होगा। इसने इनकलाबी अंदाज में खुद कलामी की, बाकी काम बाद में। आइंदा 15-20 मिनट में वो लोटे लगाकर किचन तक पहुंच गया। फिर बवक्त तमाम एक तेज़दार छुरी की मदद से वो अपनी बंदिशों को काटने में कामयाब हो गया। ये काम अल्फाज में जितनी आसानी से बयान कर दिया गया है, इसकी मुश्किल और अजियत को सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जो ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात से गुजरा हो। आज़ाद होते ही वो इस बेडरूम की जानिब लपका जहाँ से वो फिजियोथेरेपिस्ट की आमद से कबल मसरूफ़ कार था। इसने मज़कूरा बेडरूम को लॉक कर दिया था, लेकिन अब इस कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था। वो सुलगते दिमाग और धड़कते दिल के साथ बेडरूम में दाखिल हो गया। अगले ही लम्हे जैसे इस पर कोई एटम बम आन गिरा हो। इस बंगले को टारगेट करने से पहले इसने तसल्लीबख्श अंदाज में अपना खुफिया होमवर्क मुकम्मल किया था, इसलिए वो कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गया था। इस बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों में महफूज किए गए तमाम तलाई ज़ेवरात, कीमती जवाहर, प्राइस बॉन्ड और करेंसी नोटों को इसने एक जगह जमा कर लिया था, और इस बेबहा खजाने को वो अपने बैग में भरकर वहाँ से रफू चक्कर होने ही वाला था कि फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में वो बदबख्त लेडी डकैत वहाँ आ टपकी थी, और इसके मुंतहिब किए हुए माल के अलावा बंगले का तमाम कीमती सामान भी किसी ट्रक पर लाद कर वहाँ से गायब हो गई थी। वो हसीन चुड़ैल तो मेरी भी वहाँ निकली, इसने नफरत भरे अंदाज में सोचा। फिर अपनी पूरी टीम के साथ जिस मकसद के लिए यहाँ आई थी, मैं भी उसी नीयत के साथ बंगले में दाखिल हुआ था, मगर अफसोस मैं इसकी चाल में आ गया। इससे ज़्यादा इसके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जिसे वो एक मुसीबत ज़दा लड़की समझ रहा था, वो इस पर पेशा वाराना सबकत ले गई थी।